आजकल एक गाना चल रहा भयंकर पिया, वैसे भयंकर संशोधन किए इस कानून में। एक किया है नरसिंह राव ने और दूसरा किया मनमोहन सिंह ने। क्या तब हल्ला गुल्ला नहीं मचा, मीठा मीठा गप। बोला और संशोधन करो, तुम्हें मेरी कसम और संशोधन करो। मजा नहीं आया। बोला और करो। क्या? बोले ये भी डाल दो कि हम चाहें तो डीएम के कंटाप भी मार सकते हैं। बोले ये भी डाल दो इसमें। बोले नहीं ये ज्यादा हो जाएगा। बोले अच्छा ठीक है। बोले डीएम की कोई हैसियत नहीं होगी, हम दरवाजा ना खोले तो डीएम बाहर लौट जाएगा सिर झुका के। बोले हाँ ये लिख दिया। तब किसी ने नहीं कहा कि ऐसा ना करो। मौलाना साहब कहना चाहिए था ना, तब बोलना चाहिए था तुम्हें हमारी कसम इतना भी मत करो यार कि लोगों को अपच हो जाए। तब तो कहना डाले रहो, झोंके रहो, बदले रहो कानून। क्या? बोले 100 अमेंडमेंट कर दे। बोले 10 और बढ़ा दो। बोले चलो जाओ 110 है। बोले तुम्हें सुप्रीम कोर्ट बना दे। बोले हाँ जो मुतवल्ली है उसी को बना दो सुप्रीम कोर्ट, वही सब फैसला कर लेगा, काला पीला जो लिखना है। तब किसी ने कहा कि ऐसा ना करो महाराज, ये लोकतंत्र के हित में नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमिताभ अग्निहोत्री जी की बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार डिबेट वीडियो में। दोस्तों वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट पर ये डिबेट है। डिबेट में आप देखोगे दोस्तों मौलाना नदीमुद्दीन है और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। दोस्तों डिबेट में आकर ये वही प्रोपेगेंडा और वही झूठ फैला रहे हैं जो इनके नेता और अन्य मुल्ले मौलवी फैला रहे हैं। तो दोस्तों लेकिन इनको पता नहीं सामने बैठे हैं अमिताभ अग्निहोत्री जी। ये अमिताभ अग्निहोत्री जी इनको अच्छे से लपेटते हैं और अमिताभ अग्निहोत्री जी को जो काम होता है खास मज़े लेना, तो अमिताभ अग्निहोत्री जी ने इनके अच्छे से मज़े भी लिए और उनको अपने बातों बातों में धो भी दिया। दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार इंटरेस्टिंग वीडियो है, पूरा देखोगे तो आनंद अवश्य आएगा, ये मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो, लेट्स स्टार्ट। बहुत दिन हो गए हैं, मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पिक्चर चालू करो बे। वक्फ बिल पास न हो इसके लिए अलविदा की नमाज में काली पट्टी बांधी, उसके लिए आज काली पट्टी बांधी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलेमा हिंद और तमाम जितने तंजीमें थी सब सड़क पर आ गई। हाय तौबा मच गया। ठीक बात है, लेकिन मैं 1% की संभावना पर बात कह रहा हूं मौलाना साहब कि मान लीजिए बिल पास हो गया, तब देन फिर क्या होगा? अगर बिल पास होगा तो सड़कों पर एहतजाज होगा, जेल भरो आंदोलन होगा। देखिए सरकार जो है रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधित्व करती है, हमारी माई बाप नहीं है। ठीक। अगर बिल पास होगा मौलाना साहब तो जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा ही पास होगा, बाबू लोग नहीं पास कर देंगे। जितने लोग लोकसभा में बैठे हैं वो 20-25 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक आदमी। ऐसा थोड़ी ना कि अधिकारी अपने घर से मोहर लगा देंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वो जनता का, इसीलिए उसको पीपल्स हाउस कहते हैं, जनता का सदन। भाई हमने ये सुना था 370 पर भी कि कश्मीर लाल हो जाएगा, कश्मीर गुलाबी बना रहा, लाल तो हुआ नहीं। बोले झंडा उठाने वाला नहीं रहेगा, कयामत तक क्या क्या हो जाएगा, कयामत सयामत, कुछ नहीं हुआ। बोले सीए लागू कर दोगे तो कहर हो जाएगा, नहीं हुआ कहर। बोले एनआरसी लागू हो जाएगी तो कयामत आ जाएगा, नहीं आया। साहब जो चीज संसद से पारित हो रही है उस पर देश की मोहर है, यही माना जाता है। लोकसभा क्या है? देश का मन। यही नहीं, अभी और सुनिए, लोकसभा को अपने मन से बनाता है नहीं ना। और हमने तो सड़कों पर जेल भरो आंदोलन होते देखा ही नहीं कभी, हमसे मतलब 10-20-25 सालों में। जो लोग कहते थे हम कश्मीर में 370 के लिए खून दे देंगे, मौलाना साहब उन्हें 1 यूनिट ब्लड तक डोनेट नहीं किया। क्या ये भगवान क्या जुल्म है। वो अजीर खाते रहे अपने घर में बैठ के, नहीं नजरबंद रहे और वहां मौज ली और 10-10 लाख रुपया महीना का बिल भेज दिया, सरकार को चुकाना पड़ा। नहीं, जो करे हम कुर्बानी देंगे। और ये गा रहे थे कुर्बानी कुर्बानी, अल्लाह को प्यारी कुर्बानी। कुर्बानी नहीं दी किसी ने। धर्मेंद्र सिंह जी, वही 4 लोग, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जयंत चौधरी, इन 4 पर विपक्ष की सारी उम्मीदें टिकी हैं। नहीं अमिताभ जी आपके सारा फोकस मुझे लग रहा है इन 4 पर हो गया है कि या खुदा कुछ ऐसा कर दे कि ये 4 पलट जाए, तो खेल पलट जाए। धर्मेंद्र भाई नहीं कि सुधार एक सतत प्रक्रिया है अमिताभ जी, सुधार से कोई दिक्कत नहीं। और जो वो अमेंडमेंट बिल लेके आ रहे हैं उसका जो मूल है उसमें वो कहते हैं कि रीएड्रेस द इशू एंड चैलेंजेस रेगुलेटिंग एंड मैनेजिंग वर्क प्रॉपर्टीज। और आगे भी लिखते हैं बिल सीक टू इंप्रूव द एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट ऑफ वर्क प्रॉपर्टीज। लेकिन सवाल यह है, समस्या कहां है? समस्या है 25 करोड़ लोगों को की आशंका और उनकी जो दलीलें हैं उसको आप सुनना नहीं चाहते। तो सवाल यहां महत्वपूर्ण है कि जब जिसके लिए
जिसके सुधार की जिस चीज में जरूरत है, सुधार है या उसका बेहतर धर्मेंद्र भाई, संचालन है, 30 सेकंड, तो जिस 30 चीज सेकंड, है, 30 उसको क्यों सेकंड, नहीं एक मिनट, एक मिनट धर्मेंद्र जी, 1 से 30 सेकंड लूंगा, फिर आप अपनी बात पूरी रखेंगे। ये जानकारी देश को सही ढंग से देनी चाहिए, हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। 53 बैठकें हुई जेपीसी की, देश के अलग अलग हिस्सों में। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, समाजवादी पार्टी, लालू यादव की पार्टी, जमीयते उलेमा हिंद, जितने काली पट्टी बांध रहे हैं सब जेपीसी के सामने गए हैं। 38 लाख से, एक मिनट रुक जाओ, 38 लाख से ज्यादा रिटर्न सबमिशन हुए। ये कौन आप क्यों फैलाते हो भैया सब लोग मिलके कि अरे किसी की सुनी नहीं, अपनी ठेले पड़े हैं। गजब बात है। 53 मीटिंग हुई, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग गए, वहां काली पट्टी बांध के नहीं गए, वहां रंगीन कुर्ता पहन के गए। शाबाश बेटा। महमूद मदनी, अरशद मदनी की ये तंजीम गई कि नहीं गई वहां? समाजवादी पार्टी गई कि नहीं गई? लालू जी की पार्टी गई कि नहीं गई? ममता जी की पार्टी गई कि नहीं गई? ये ना कहा जाए कि किसी की सुनी नहीं, अपने मन से कर रहे। धर्मेंद्र जी ये करेक्ट कर लीजिए, फिर ठीक है। सवाल उठता है। महत्वपूर्ण यही है कि बिल को जब संसदीय समिति को दिया गया तो इसीलिए दिया गया कि सारे स्टेक होल्डर जो भी उससे जुड़े हैं और जो 25 करोड़ लोगों की रहनुमाई करते हैं, उनकी बातों को यथावत सुन ले और उसको संसद के पटल पर रखे। संसद के पटल पर लोग उसका परीक्षण करें, जो अथॉरिटीज है किसमें सही गलत है, तथ्य किसमें किसमें नहीं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या कहां हुई? संयुक्त संसदीय समिति का व्यवहार पूर्णतः अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक था। उन्होंने जिन लोगों ने जो उसमें बुनियादी सवाल उठाए, जो जिम्मेदार लोग थे, उसको उन्होंने संसदीय समिति की जो रिपोर्ट है उसका पार्ट ही नहीं बनाया। सबसे बड़ी समस्या तो अमिताभ जी यहां जाती है, जो ये समझने की जरूरत है, जिन लोगों ने अपनी बात रखी थी उसको एज इट इज संसदीय समिति की रिपोर्ट का पार्ट बनना चाहिए था। उस पर डिस्कशन हो सकता था, उस पर यह बात हो सकती थी क्या सही है, कौन से तथ्य गलत है, कौन से सही है। लेकिन जब आप इतने महत्वपूर्ण लोगों की उठाई गई समस्याओं का जो तथ्यात्मक बातें थी उनको रिपोर्ट से गायब कर दोगे, तो आप बताइए आपकी मंशा पर सवाल खड़ा होगा कि नहीं होगा? सबसे महत्वपूर्ण है। अरे रुको जरा, सबर करो जी। क्योंकि कई बार हम लोग ऐसी बातें करते हैं तो देश में संदेश थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। 280 या 81 पन्ने, मौलाना साहब आपकी भी उसमें रहे ये नोटिस में, क्योंकि आपकी आवाज का एक वजन है देश में। 280-81 पन्नों का एनेक्सर लगा है रिपोर्ट के साथ, क्या, जिसमें जिसने बिल को खराब बताया सबकी बातें हैं और बिल्कुल सुंदरता के साथ है, मोटे मोटे हरफ में लिखी गई है, छोटे हरफ में भी नहीं, क्या, उनकी फोटो भी लगा दी गई है, क्या, कि भाई ये अरशद मदनी है, ये महमूद मदनी है, दोनों को लगा दो। इसलिए ये ना कहो कि उनकी बातें छुपा दी गई। एक, जब आदमी मौजूद है तो उसकी बात कौन छुपा सकता है? एक चीज भैया धर्मेंद्र बाबू, 35-38 साल हो गए मुझे लोकसभा राज्यसभा को देखते हुए, एक पत्रकार के नाते कतई चिंता करने की जरूरत नहीं। मदनी तो नहीं, पर्सनल लॉ बोर्ड तो नहीं, मौलाना साहब तो नहीं, लेकिन जो लोग ये मानते हैं कि लोकसभा में 25 करोड़ मुसलमानों के हम हैं इंचार्ज, जो ऐसा मानते हैं, वो सब लोग अमेंडमेंट ला सकते हैं बिल पर, कोई रोक थोड़ी ना। अखिलेश जी अमेंडमेंट लिया है बिल पर, वोट हो जाएगा उस पर। एक अमेंडमेंट धर्मेंद्र यादव लिया है, वोट हो जाएगा। एक राहुल गांधी लिया है, वोट हो जाएगा। एक प्रियंका जी लिया है, वोट हो जाएगा। और क्या लाना है वो मदनी से लिखवा लो, करो ना वोट, वोट से ही ना सिस्टम चलेगा। ये जबरिया चला लोगे, ये प्रश्न है। और आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि 25 करोड़ मुसलमानों की आवाज है कौन, उनका ठेकेदार कौन है? इसका चुनाव हुआ, 25 करोड़ लोगों ने किसी पार्टी के व्यक्ति के पक्ष में, तंजीम के पक्ष में वोट डाला नहीं। अजमेर की दरगाह शरीफ के जो मुख्य कर्ता धर्ता हैं, उन्होंने तो आज माइक पर कहा कि वक्फ बिल में संशोधन होना चाहिए, तरमीम होनी चाहिए। उनकी कोई हैसियत नहीं। वहां तो दुनिया भर का हर मुस्लिम देश का राष्ट्राध्यक्ष आता है सिर पर टोकरी रख के। मौलाना साहब तो जानते हैं, उनकी हैसियत कुछ भी नहीं बची। ये समस्या है, क्या बोलने का। और मैं कह रहा हूं कि वक्फ जमीन का जहां तक मसला है, आप कह रहे हैं वक्फ पर इतना कब्जा हुआ। वक्फ एक ऐसा है, वक्फ बोर्ड एक ऐसा है कि जिसको सरकार चेयरमैन बनाती है, सरकार सीओ अपॉइंटमेंट करती है, सरकार ट्रिब्यूनल का जज अपॉइंटमेंट करती है, सुप्रीम कोर्ट। तो बताइए इसमें क्या मुसलमानों के मस्जिद कमेटियों ने वक्फ बोर्ड बनाया है? अगर घपला हुआ है, अगर जमीनों पर कब्जा हुआ है, किसी सरकारी जमीन को वक्फ ने अपना कहा है, तो सरकार सो रही थी। 10 साल से आपके माननीय योगी जी हैं, यूपी में सो रहे थे, उनको नहीं पता था। वसीम रिजवी जैसा लफंगा जिसने सैकड़ों एकड़ जमीन कब्जा कर लिया, बड़े बड़े महल बना दिया, उस पर क्या कार्रवाई हुई? तो मैं कहता हूं मोदी सरकार चोर दरवाजे से वक्फ बोर्ड को हथियाना चाह रही। मुझे यकीन है कि बिल पास नहीं होगा। अगर पास भी हो भी जाएगा तो या तो फेडरल स्ट्रक्चर में जो है स्टेट गवर्नमेंट को भी अख्तियार होता है कि वो इस बिल का अपने असेंबली में रेजोल्यूशन पास करके इस बिल की मुखालफत करे। एक बात आपने कहा कि पार्लियामेंट से पास होगा,
क्या पार्लियामेंट से वर्शिप एक्ट पास नहीं हुआ था? रात दिन ये भाजपा के प्रवक्ता बड़े बड़े वर्शिप एक्ट गलत है, वर्शिप एक्ट खराब है, जो है उसका उल्लंघन है। तो ये उल्लंघन है, ये उल्लंघन नहीं होगा। आप अपने मीठा जो है, मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, ठीक है और जहां मौलाना तक मौलिक साहब, बड़ी विचित्र बात है। मौलाना साहब ने कहा कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप। उन्हीं की बात मुझे एक बात याद आ गई। मनीष भाई आपका सारा अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पंडित जी ने वक्फ के कानून को आकार प्रकार दिया, नेहरू जी की सरकार ने। उसमें 2 प्रधानमंत्रियों ने भयंकर संशोधन किए हैं। आजकल एक गाना चल रहा भयंकर पिया, वैसे भयंकर संशोधन किए इस कानून में। एक किया नरसिंह राव ने और दूसरा किया मनमोहन सिंह ने। क्या तब हल्ला गुल्ला नहीं मचा, मीठा मीठा गप। बोला और संशोधन करो, तुम्हें मेरी कसम और संशोधन करो। मजा नहीं आया, बोले और करो। क्या बोले ये भी डाल दो कि हम चाहें तो डीएम के कंटाप भी मार सकते हैं। बोले ये भी डाल दो इसमें। बोले नहीं ये ज्यादा हो जाएगा। बोले अच्छा ठीक है। बोले डीएम की कोई हैसियत नहीं होगी, हम दरवाजा ना खोले तो डीएम बाहर लौट जाएगा सिर झुका के। बोले हाँ ये लिख दिया। तब किसी ने नहीं कहा कि ऐसा ना करो। मौलाना साहब कहना चाहिए था ना, तब बोलना चाहिए था तुम्हें हमारी कसम इतना भी मत करो यार कि लोगों को अपच हो जाए। तब तो कहना नहीं, डाले रहो, झोंके रहो, बदले रहो कानून। बोले 100 अमेंडमेंट कर दे, बोले 10 और बढ़ा दो। बोले चलो जाओ 110 है। बोले तुम्हें सुप्रीम कोर्ट बना दे। बोले हाँ जो मुतवल्ली है उसी को बना दो सुप्रीम कोर्ट, वही सब फैसला कर लेगा, काला पीला जो लिखना है। तब किसी ने कहा कि ऐसा ना करो महाराज, ये लोकतंत्र के हित में नहीं है। मनीष जी जब 2 बार इस कानून में भयंकर संशोधन हुआ, विकट किस्म का, दुर्धर्ष किस्म का संशोधन हुआ, एक पीवी नरसिंह राव के समय में, एक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय में, अब दोनों जन्नत नशीन हैं। तब 25 करोड़ मुसलमानों से राय ली गई थी या 110 करोड़ हिंदुओं से राय ली गई थी? तब तो एक परिवार ने तय किया कि ऐसा करना है तो हो गया। मैंने तो कोई राय का फॉर्मेट देखा नहीं था। ना नरसिंह राव ने राय मशविरा किसी से किया और ना डॉक्टर साहब ने किया। मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। अब कहा जा रहा 25 करोड़ लोगों से फार्म क्यों नहीं भरवाया? साले का खोपड़ी तोड़ साले का। तो दोस्तों डिबेट होगी खत्म, वीडियो होगी पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी की ये जबरदस्त डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही डिबेट वीडियो आपको देखना पसंद है दोस्तों तो फर्स्ट डिबेट के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते आप जरूर जाओगे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।